नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 की एक कविता फसल का अध्ययन करेंगे, जिनके कवि श्री नागार्जुन जी हैं। कवि श्री नागार्जुन जी के बारे में कुछ जानकारी। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। उनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई और आगे स्वाध्याय यानी स्वयं घर पर पढ़ाई करके शिक्षा आगे बढ़ाई। इनकी प्रकाशित प्रसिद्ध कृतियाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिनमें से प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं कविता संग्रह, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, भूल जाओ सारे सपने आदि। प्रमुख उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, बाबा बटेसर नाथ और वरुण के बेटे। व्यंग संग्रह है अभिनंदन। इसी तरह से मैथिली में इनकी रचना है पत्रहीन नग्न गांच। इस कविता पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1965 में दिया गया और सन 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में उन्हें नामांकित कर सम्मानित भी किया गया। नागार्जुन जी भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। आपने कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत जी की सुनी होंगी। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो इसी प्रकार आपने देखा कि इन पंक्तियों में फसल का वर्णन किया गया है, और जब हम फसल का वर्णन सुनते हैं या मन में सोचते हैं तो हरे हरे खेत हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इसी फसल के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है कि कवि के अनुसार फसल को तैयार करने में किसी एक का योगदान स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो तो बहुत सारे तत्वों के आपसी सहयोग के कारण खड़ी होती है। उसमें सबसे बड़ा योगदान मिट्टी का है, जो उसको अपने अलग अलग गुण धर्मों से स्वरूप देती है। उस किसान का है जो उसमें बीज डालता है और अपना कड़ा परिश्रम करता है और उसे आकार देता है। उस नदी का है जो उसे पनपने के लिए जल देती है। सूरज की किरणों का योगदान है जो उसे ऊर्जा देते हैं, और हवा का भी योगदान है जो खड़ी फसल को अपनी थिरकन देती है। कवि के अनुसार ये फसल मनुष्य और प्रकृति के आपसी योगदान का प्रतिफल है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। विज्ञान की किताब में हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस, जिसमें फसल या पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। यही कवि उन सारे प्राकृतिक तत्वों के साथ मनुष्य के परिश्रम का मूल मंत्र भी देना चाहता है कि मनुष्य का परिश्रम किस प्रकार इस धरती को सुंदर बनाता है। कविता कुछ इस प्रकार है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो आपने कविता पढ़ी। अब इस कविता से कुछ कठिन शब्दों को हल करते हैं। पहला शब्द है कोटि। कोटि का अर्थ करोड़। गरिमा अर्थात गौरव या महत्व। संदली विशेष सुगंधित मिट्टी। रूपांतर परिवर्तित। थिरकन यानी थिरकना या लहलहाना। काव्य पंक्तियाँ फिर से देखिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यानी कवि का तात्पर्य है कि फसल तैयार होने में एक या दो नदियों का नहीं, अपितु अनेक नदियों का के जल का योगदान होता है।
इन नदियों के पानी से खेतों में फसलों की सिंचाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल खड़ी होती है। तो पहला तत्व है नदियों का पानी। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहते हैं कि लहलहाती फसल का तैयार होना एक या दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों के परिश्रम का सम्मिलित परिणाम है। ये मनुष्य, जिनमें कृषक और मजदूर शामिल होते हैं, इनके परिश्रम के बिना कृषि भूमि बंजर ही दिखाई देगी। तो दूसरा तत्व है मनुष्य का अथक परिश्रम। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मिट्टी का गुणधर्म यानी उसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, जिनके कारण हर विशेष मिट्टी में एक विशेष फसल अच्छी तरह से पैदा होती है। ये आप सब लोग विज्ञान पढ़कर अब जान ही गए हैं। यानी हर खेत की मिट्टी के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, अतः खेतों की मिट्टी अपने गुणधर्म के अनुसार विविध प्रकार की फसलें तैयार करने के लिए जीवनी शक्ति प्रदान करती है। तो तीसरा तत्व है मिट्टी की विशेषताएं या उनका गुणधर्म। अंत में कवि पूछते हैं फसल क्या है, और बताते हैं और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि फसल के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि फसल नदियों के जल का परिणाम है, परिश्रमी कृषक और मजदूरों के हाथों के स्पर्श यानी उनकी मेहनत का परिणाम है। धरती के मिट्टी के कणों में विद्यमान यानी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विद्यमान विशेषताएं काली, भूरी, संदली मिट्टी के गुणधर्मों का परिणाम है, अर्थात फसल का अस्तित्व इन सभी के योगदान का प्रतिफल है। इनके बिना फसल का कोई अस्तित्व नहीं है। इन पंक्तियों को ध्यान से देखिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि का तात्पर्य है कि सूर्य की किरणें भी फसल के लिए उतनी ही आवश्यक होती हैं जितना कि जल। जल के तत्व किरणों का स्पर्श पाकर फसल के लिए भोजन में परिवर्तित होते हैं। फलती फूलती फसल जीवनदायिनी हवा के चलने पर स्वयं ही थिरक उठती है। तो मानो ऐसा लगता है जैसे जल, सूर्य की किरणें और हवा एक पौधे, एक फसल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। फसल को सूरज की किरणों का रूपांतर और हवा की लहरों के समान लहलहाना भी कहा गया है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार फसलों का रंग रूप बदलता है। फसलें इन सभी चीज़ों से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व और मनुष्य के सहयोग से फसल का सृजन संभव होता है। और ये सब एक या दो तत्वों का परिणाम नहीं, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे प्राकृतिक तत्वों, सारे मनुष्यों जिनमें कृषक, मजदूर, कृषकों के घर के सदस्य, ये सभी शामिल होते हैं और इन सभी की सम्मिलित मेहनत का परिणाम है फसल। अब इस पाठ से कुछ बोध प्रश्न। नदियों के पानी का जादू से कवि का क्या तात्पर्य है? दूसरा, फसल कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा कैसे है? तीसरा, फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है? चौथा, कवि फसल को किसकी देन मानता है? आगे, हवा की थिरकन से क्या तात्पर्य है? और सूरज की किरणों का फसल के लिए क्या महत्व है? अब तक आप जान ही गए होंगे कि फसल को उत्पन्न करने में प्राकृतिक तत्वों और मनुष्य का मिला जुला योगदान है। तो आशा है इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। इस पाठ को पढ़ते समय हमें ईश्वर का और प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए कि इस फसल के कारण ही हमें खाद्यान्न उत्पन्न होता है हमारे लिए, और हम सब अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं। धन्यवाद।